तो कैसे हो भाई लोग। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22 सिमिलरिटी चैप्टर से। ओके, तो 21 तक ऑलरेडी देख चुके हैं, 21 देखते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस जो है ना पैरेललोग्राम से, पी क्यू आर एस जो है पैरेललोग्राम से। और पैरेललोग्राम्स क्या होता है, जिसका अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल होता है। ठीक है, पी क्यू क्या है आपका 7.5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। आर एन परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, आर एन जो है परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, और आर एम जो परपेंडिकुलर है वो पी एस पे है। ठीक है, आर एम परपेंडिकुलर है पी एस पे, और आर एन इस टू आर एन का रेशियो दिया है 3:2, मतलब ये दोनों का जो रेशियो दिया है वो 3:2 दिया है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स का जो आपका दिया है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, मतलब पी क्यू आर एस जो आपको पैरेललोग्राम दिख रहा है उसका एरिया दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सारे डाटा के हेल्प से आपको निकालना है एम आर, एन आर और ये ए बी सी डी सारे निकालना है आपको। सबसे पहले देखते हैं एम आर कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है आपको वो दिया है आर एम बाई आर एन इक्वल टू 3/2। ओके, चलिए यहाँ से मान लेते हैं कि लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो। ठीक है, यहाँ से मान लिए जो x होगा ना वो कॉमन होगा, वही ऊपर नीचे कुछ कटा होगा। ठीक है, आपको पता है रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, तो मान लेते हैं कि जो आपका कटा होगा ऊपर नीचे काट के जो आपका आंसर आया 3/2 वो x काटे होंगे। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से आर एम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, अगर x आपका कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो है तो उसको लिख सकते हैं 3x। ठीक है, और आर एन कितना होगा आपका, वो हो गया 2x। यहाँ क्लियर है। अब आगे देखो भाई, आगे एक चीज पता होगा आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, किसको पता है किसी को पता, बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो अगर पी क्यू को बेस मानते हैं यहाँ पे, तो हाइट क्या होगा आपका, एन आर हाइट होगा। अगर इसी पैरेललोग्राम में अगर पी एस को बेस मानते हैं तो आर एम क्या होगा आपका, हाइट होगा। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप किसको बेस मान रहे। चलिए यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है पैरेललोग्राम्स का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, और बेस यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग पी क्यू, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू का डाटा दिया हुआ है तो आराम से एन आर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो तो बेस क्या दिया है, पी क्यू बेस दिया हुआ है आपका 7.5 इंटू हाइट क्या होगा, एन आर। ठीक है, एक बार लिख देते हैं यहाँ पे किसको लिए हैं, पी क्यू, ताकि आपको याद रहे रिवीजन करने टाइम। पी क्यू और आपका परपेंडिकुलर क्या है, एन आर। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू क्या है आपका 7.5। ठीक है, और एन आर आपको यहाँ पे क्या है, एन आर 2x है, 2x है। यहाँ से सॉल्व करते तो x क्या होगा भाई, x होगा 60 डिवाइड बाय 7.5, तो 5 ऊपर चलेगा कितना होगा 600, और 600। ठीक है, और इधर कितना आपका 2x है ना, तो इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा 75 2। अब देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया 600 ऊपर पे और नीचे 75 इंटू 2 कितना हो गया 150। ठीक है, और 600 को 150 में काटेंगे कितना होगा 150 इंटू 2 300, और फिर 4 से कट जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू 4 आ गया। अगर x इक्वल टू 4 आ गया, इसका मतलब देयरफॉर आर एन जो होगा आपका वो कितना होगा, आर एन यहाँ पे है 2x, तो यहाँ से 2 इंटू एक्स कितना है 4, तो कितना आ गया भाई 8। यहाँ से हम लोग आर एम भी निकाल सकते हैं। आर एम कितना है भाई आपका, आर एम जो है वो 3x है, तो यहाँ पे 3 इंटू एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं, वो कितना है 4 3 12। तो यहाँ से भाई दोनों का सॉल्व कर लिए हम लोग, आर एन भी सॉल्व कर लिए ये वाला, और एक आर एम भी। ठीक है, ये वाला। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी में वो क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। क्यू आर कहाँ है भाई, ये है क्यू आर। कैसे निकालेंगे, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे बस दिमाग का यूज़ करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम्स है वो कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट बताया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, अगर 1 मिनट के लिए बेस को माने यहाँ पे पी एस
तो भाई इसका हाइट क्या होगा, एम आर हाइट होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, एम आर हाइट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स जो दिया है आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका सेंटीमीटर छूट गया तो सेंटीमीटर लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी सेंटीमीटर होगा, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे देखो पी एस आपको दिया हुआ है ये, ठीक है, लेकिन निकालना है आपको ये वाला क्यू आर। कैसे निकलेगा भाई, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे कि पी एस जो होगा ना, पी एस जो होगा ना वो क्यू आर के बराबर होगा। पी एस जो होगा ना वो क्यू आर के बराबर होगा। रीज़न आपको पता है ये पैरेललोग्राम्स है, और पैरेललोग्राम्स का प्रॉपर्टी आपको पता है कि अपोजिट साइड क्या होता है भाई, इक्वल होता है। तो क्या यहाँ पे पी एस की जगह क्यू आर लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे लिख दिए क्यू आर, ठीक है। और एम आर की जगह एम आर ही रहने देते हैं, एम आर, ठीक है। बस यहाँ पे छोटा सा रीजन लिख दीजिएगा क्यों ऐसा किए हम लोग, क्योंकि भाई ऐसा यहाँ पे कि पी एस है क्यू आर के बराबर। रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, अगर यहाँ पे आपको दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो तो भाई क्यू आर आपको निकालना है इनटू एम आर। एम आर तो ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग। एम आर कितना है 12। तो क्यू आर कितना निकल गया देखिए तो 60, ठीक है, ये सेंटीमीटर है। 60 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 12 सेंटीमीटर, कितना हो गया 12 5 जो 60, तो 5 सेंटीमीटर भाई निकल गया क्यू आर 5 सेंटीमीटर। ओके, एक लास्ट बचा है डी, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको देखते हैं हम लोग डी नंबर। चलिए जी अब डी नंबर देखते हैं, ठीक है। ए बी सी को ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब डी नंबर देखते हैं। डी में आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एम एस बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एन क्यू। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सिमिलर हम लोग प्रूव करते आ रहे हैं सेम तरीके से। देखिए ए ट्रायंगल आर एम एस ओके, आर एम एस एंड ट्रायंगल आर एन क्यू, ट्रायंगल आर एन क्यू में देखिएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या है, आपको एक एंगल दिया है 90 डिग्री की, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, क्या भाई 90 डिग्री गिवन, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे बताओ कि एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू के बराबर होगा क्या नहीं होगा, पता है आपको रीजन, क्या रीजन होगा। अरे भाई अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल होता है, अपोजिट नहीं पता है, कैसे पता रहेगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स, ठीक है। अपोजिट साइड इक्वल होता है इसका, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। अगर दो साइड दो एंगल अगर इसका इक्वल मिल गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल आर एम एस सिमिलर टू कौन सा है आपका आर एन क्यू बाई एंगल एक्सियोम, ठीक है भाई। चलो आगे देखो, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एम एस बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एन क्यू किसके बराबर होगा, इसका कोई एक साइड उठाइए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे कौन साइड उठाएंगे, देखिए तो इसका साइड आपको अवेलेबल है, एक आर एम और एक आर एन ऑलरेडी निकाले हैं पहले, ठीक है। तो आर एम का स्क्वायर करो यहाँ पे और इसका आर एन का स्क्वायर करो, ठीक है। आर एम कितना है भाई आपका, यहाँ पे आर एम है 12, तो 12 का स्क्वायर करो यहाँ पे, ठीक है। और आर एन कितना है, आर एन 8 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है भाई 144, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, किससे कट जाएगा भाई 16 4 जा 64 एंड 16 9 जा 144, तो 9/4 यहाँ पे हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलो तो ये फाइनली सॉल्व हो गया 22 नंबर। अब देखते हैं 23 नंबर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 23 है आपका ये, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन लग रहा है, सॉल्व हो पाएगा, देख के ही दिल में उतर जाएगा, लेकिन दिल में नहीं उतारना है आपको, कॉपी में उतारना है, ठीक है।
देखते हैं कौन सा भाई इसको कॉपी में उतार सकता है। आई नो कि आपको एक्सपीरियंस होगा दिल में उतारने का, लेकिन कॉपी में उतारना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है 23 नंबर, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि द एरिया ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इन द रेशियो 196:169, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर साइड। चलो भाई क्वेश्चन सुन लिया आप लोगों ने। यहाँ पे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी मान लिए हम लोग, और डी ई एफ दो इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिए यहाँ पे, ठीक है। और दोनों का जो रेशियो दिया है, एक दिया है 196:169। चलो भाई यहाँ पे तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दोनों ट्रायंगल क्या करते हैं, सिमिलर प्रूव करते हैं, ठीक है। वैसे आपको तो पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई, सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका टीचर खड़ूस है तो थोड़ा सिमिलर प्रूव करके दिखा दीजिए, अगर टीचर थोड़ा सा मुलायम है तो अब लिख के भी काम चला सकते हैं, ठीक है, वो आप पे डिपेंड है। चलो हम थोड़ा सा लिख के दिखा देते हैं कि इन ट्रायंगल आपके टीचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सिमिलर प्रूव कर ही देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ को देखो, डी ई एफ को देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले देखो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा भाई, एंगल इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है। क्यों भाई, सस्ता रीजन दे दो। क्या रीजन होगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल क्या होता है 60 डिग्री, और दोनों का भाई तब इक्वल होगा। देयरफॉर यहाँ से लिख दो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, बस इतना लिखना है, काम खत्म। अब यहाँ पे देखो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ से दोनों का एरिया कैसे निकालेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। कोई एक साइड उठाओ, कौन साइड उठाते हैं भाई, कोई एक साइड जो आपको पसंद है, ठीक है। तो ए बी इसका मान लिए, ठीक है, और इसका डी ई मान लिए, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया है भाई, वो दिया है आपको 196/169, ठीक है। और देयरफॉर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 196/169 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये तीनों भाई बराबर है तो इसको इसके बराबर कर दिए, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ से देखो भाई, आपको यहाँ पे साइड निकालने बोल रहा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा था, तो ए बी और डी ई तो भी रेशियो है ना, ए बी और डी भी तो रेशियो है। देयरफॉर ए बी बाई डी ई यहाँ पे कितना होगा भाई, बस इसको रूट में कर दो, रूट ऑफ 196/169। तो ए बी बाई डी ई कितना होगा, 196 का रूट कितना होता है भाई 14, याद है कि नहीं याद है। 169 का रूट कितना होता है भाई 30, बस सिंपल था इतना, ठीक है। तो ए बी का जो है आपका साइड है 14, ठीक है, 14 एक्चुअली साइड नहीं, ये रेशियो है आपका 14:13, ठीक है। तो अगर साइड लिखना है तो 14x और 13x लिख लो। हालांकि यहाँ पे ए बी आपका क्या है, बड़ा है, और डी क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे फिगर थोड़ा सा उल्टा बन गया है। तो इसको मान लो भाई, इसको मान लो ए बी सी और इसको मान लो डी ई एफ, ठीक है। क्योंकि आपका ए बी साइड, ए बी और डी का जो रेशियो है ना 14:13 है, इसका मतलब जो ए बी है ना वो बड़ा है, तो बड़ा ट्रायंगल को शो करना चाहिए, ठीक है। तो आपका यहीं तक था, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, और ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है टू आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इक्वल वर्टिकल एंगल हैव देयर एरिया इन द रेशियो 225:289, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। चलिए यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोल रहा है आपको, यहाँ पे रेशियो निकालने बोल रहा है उसके एल्टीट्यूड का, मतलब ए एल और डी एम का एल्टीट्यूड का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले क्या दिया है आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका जो वर्टिकल एंगल है ना इक्वल है। वर्टिकल एंगल किसको बोलते हैं भाई,
जैसे मान लो आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इसमें से मान लेते हैं ए और बी और ए सी आपका इक्वल है, ठीक है। अगर साइड है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा भाई, इक्वल होगा। तो जो दो एंगल इक्वल है ना, उस दो एंगल को छोड़ के जो आपका एक एंगल बचता है ना, मान लो ये जो एंगल आपका बचा, इसको क्या बोलते हैं भाई, वर्टिकल एंगल। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, इस दोनों ट्रायंगल को अगर मान लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल दिया है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। और इसमें ये वाला इक्वल दिया है, तो इसको मान लेते हैं ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको और इसको छोड़ के, ठीक है, इस पेयर को छोड़ के जो दो अदर बचता है, ये दोनों बचा, तो ये दोनों भाई इक्वल आपको दिया हुआ है, ठीक है, वर्टिकल एंगल इक्वल है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी ट्रायंगल में देखिएगा, इस ट्रायंगल में आपको एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी गिवन है, ठीक है, गिवन, ठीक है, गिवन है कि दोनों क्या है आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। चलो ये तो गिवन है भाई। अब यहाँ पे देखो, अगर आपसे यहाँ पे पूछे कि एंगल बी हमको निकालना है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी में हमको निकालना है भाई क्या, एंगल बी। तो क्या एंगल बी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 180, क्योंकि पता है आपको सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, 180 डिग्री। अगर 180 में माइनस कर दे एंगल ए को, इसी को उड़ा दे, एंगल ए को उड़ा दे, तो बचेगा क्या, बचेगा ये दोनों। तो ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वल है, तो ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए बाई 2 लिख सकते हैं। जिसको समझ में नहीं है तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। बस समझने के लिए ये है, ठीक है, इसको उतारना नहीं है। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल कौन सा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, तो दोनों को एक बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं एंगल बी, ठीक है। यहाँ से एंगल बी क्या होगा, डबल ऑफ एंगल बी, ठीक है। इसको इस साइड लेते आते हैं, तो 180 माइनस एंगल ए, तो एंगल बी यहाँ पे क्या होगा, 180 माइनस एंगल ए बाई 2। क्लियर है? तो सेम तो यहाँ पे लिख दिए, इसको उतारना नहीं है, ठीक है। जिसको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, जिसको समझ में नहीं आया तो इसको समझा दिए यहाँ पे। अब देखो इन ट्रायंगल डी ई एफ में देखो, डी ई एफ में देखो आपका एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ है। रीजन भाई गिवन है, या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लिख सकते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है भाई। अब यहाँ से पूछे कि जो एंगल ई है वो कितना होगा, एंगल ई, तो सेम तरीके से क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 180 माइनस एंगल डी बाई 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे कि जो एंगल ए है ना, एंगल डी के बराबर है, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल डी अगर बराबर है तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि जो एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। बस रीजन में लिख दीजिए यहाँ पे कि जो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है। रीजन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन, ठीक है। तो यहाँ से क्या प्रूव कर दिए कि जो एंगल बी है और एंगल ई है वो इक्वल है। अब देखो भाई क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ को देखो, ट्रायंगल डी ई एफ को देखो, इसमें कोई दो एंगल को इक्वल करो भाई। ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्रूव किए हैं कि जो एंगल बी है वो एंगल ई के बराबर है, एंगल ई के बराबर है, प्रूव्ड अर्लियर, ठीक है। अब देखो देयरफॉर अगर दो एंगल इक्वल मिल चुका है तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ से, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना होगा भाई? देखो आपको पता है कि जो अगर हम लोग दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालेंगे तो किसके बराबर होता है? यहाँ पे दो चीज़ पता होगा, या तो आपका उसके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर दीजिए, या आपको एक चीज़ और पता होगा, मैंने आपको बताया, या तो उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, दोनों आपका क्या है? वैलिड होता है एरिया ऑफ रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे एल्टीट्यूड का जरूरत है क्योंकि यहाँ पे AL निकालना है और DM निकालना है। ठीक है, यहाँ साइड भी वैलिड है, AB बाई DE का स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए भाई AL और DM। तो AL यहाँ पे लिख देते हैं, AL ABC का एल्टीट्यूड है AL और DEF का एल्टीट्यूड है क्या है? DM। तो भाई इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये आपका थ्योरम है, पता होना चाहिए आपको कि अगर दो ट्रायंगल का रेशियो निकालो ना, उसके एरिया का रेशियो, तो किसके बराबर होता है? उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, देखो अब यहाँ से भाई ये ऑलरेडी आपको गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है? 225 बाई 289। और ये तीनों इक्वल है तो क्या यहाँ से लिख सकते हैं? AL बाई DM इज इक्वल टू रूट ऑफ 225 बाई 289। अब 225 का आपको रूट पता होगा कितना होता है? 15। ठीक है, और 289 का वो पता होगा कितना होगा? 17। ठीक है, तो 15 बाई 17 क्या हो गया? यहाँ पे आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो इतना ही था क्वेश्चन नंबर 24 का। होप करता है आपको समझ में आया होगा, एंड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।